पुलिस को यह बेडशीट जनरेटर रूम से बरामद हुई, जो साफ तौर पर दर्शा रही थी कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई थी। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह स्पष्ट हो गया था कि हत्यारे बेहद शातिर और पेशेवर थे। रीमा की लाश को ऊपर से नीचे लाना आसान काम नहीं था, और यह बताता है कि अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति लाशों के बारे में जानते थे। पुलिस ने लाशों को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पूरे घर का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन कहीं भी लूटपाट के निशान नहीं मिले। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता था, क्या हत्यारे केवल रीमा और विनय की हत्या के इरादे से आए थे? सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घर में संजीव मिश्रा की 16 साल की बेटी सुरभि भी मौजूद थी, लेकिन हत्यारों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। इससे यह साफ हो गया कि न तो उनके इरादे में बलात्कार था और न ही कीमती सामान लूटने का। तो फिर हत्यारों का लक्ष्य सिर्फ सीमा और विनय क्यों थे? आखिरकार उनके साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि हत्यारों ने सिर्फ उन्हें ही निशाना बनाया? घटना के समय घर में मौजूद और जीवित बची सुरभि से जब पुलिस ने पूछताछ की, तो उसने बताया कि वह घटना के दौरान सो रही थी। उसकी नींद तभी खुली जब उसके पापा संजीव ने दरवाजे की घंटी बजाई। सुरभि ने बताया कि वह बिस्तर से उठकर बाहर आई, तो उसने देखा कि उसकी मां रीमा और छोटा भाई विनय घर में कहीं नहीं थे। चारों तरफ खून के धब्बे फैले हुए थे। यह दृश्य देखकर वह डर से कांप उठी और उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। सुरभि के इस बयान ने पुलिस को उलझन में डाल दिया, यानी कि दो खून ऊपर की मंजिल पर हुए, और फिर भी सुरभि को न तो चीख पुकार सुनाई दी और न ही गोली चलने की आवाज़। इसका मतलब है कि सुरभि घटना के समय गहरी नींद में थी, या फिर वह कुछ छिपा रही थी। पुलिस को यह बात अजीब लगी, क्योंकि इतनी गंभीर घटना के दौरान किसी भी इंसान का सोते रहना लगभग असंभव था। क्या सुरभि वाकई सच बोल रही थी, या वह किसी भय या दबाव के कारण सच्चाई छिपा रही थी? पुलिस के लिए यह बयान संदिग्ध हो गया, और अब सुरभि की कहानी की गहराई से जांच करनी जरूरी थी। पुलिस ने संजीव से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह 6 बजे घर से निकला था। उसे अपने कुछ क्लाइंट से मिलना था। 9:15 बजे अपने दोस्त संतोष के साथ उसकी गाड़ी में वापस आया। मेन गेट का ताला अंदर से बंद था। उसने घंटी बजाई। कुछ देर बाद सुरभि की पापा खून की आवाज़ सुनी, तो वह अपने दोस्त के साथ दीवार फलांकर अंदर पहुंचे तो चारों ओर खून ही खून था। पुलिस हैरान थी। संजीव के अनुसार उनकी या उनकी पत्नी की दुश्मनी किसी से नहीं थी। इस मामले में पुलिस काफ़ी सतर्क थी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। पूरे मामले को एसपी अजय कुमार मिश्रा ने खुद देखा और अपने पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि वे मामले की तह तक जल्द से जल्द पहुंचे। हरिदर्शन नगर, जहां संजीव मिश्रा की शानदार कोठी थी, वो मैनपुरी का पॉश एरिया था, जहां एक से एक शानदार कोठियां बनी हुई हैं। पूरी कॉलोनी में रात को तो क्या, दिन में भी सन्नाटा ही रहता है। लेकिन घर में 2 हत्याएं हो गईं, पर आसपास किसी को कुछ पता ही नहीं था। यही नहीं, घर में सुरभि भी मौजूद थी, उसे भी कुछ पता नहीं चला। पुलिस की शक की सुई संजीव पर ठहरी हुई थी। संजीव के बारे में छानबीन करने पर पुलिस के सामने उसकी एक महिला दोस्त का नाम आया। मशहूर सीए के घर से बाहर भी लोगों के साथ संबंध थे। घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे शुरू में पुलिस को यही लगा कि ये हत्याएं भाड़े के पेशेवर बदमाशों द्वारा कराई गई होंगी। पर एक सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था कि आखिर विनय की हत्या क्यों की गई और सुरभि को क्यों छोड़ दिया गया। यदि संजीव अपनी पत्नी रीमा को रास्ते से हटाना चाहता था, तो बेटे की हत्या का क्या मतलब? दोषी संजीव है, इस पर पुलिस पूरी तरह से निश्चित नहीं थी। फिर भी पुलिस ने संजीव की महिला दोस्त करुणा को उसके वंशी मोहरा स्थित निवास से उठा लिया। करुणा से पूछताछ करने पर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अगले दिन करुणा को छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने केस में एक चौंकाने वाला मोड़ ला दिया। रिपोर्ट के अनुसार रीमा और विनय की हत्या 32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल से की गई थी। विनय को एक गोली सीने में मारी गई थी, जबकि रीमा को 4 गोलियां, जिससे साफ था कि हत्यारे उसे बचने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। गोलियां काफी करीब से मारी गई थी, जो हत्यारों की निर्दयता का संकेत था। अब सवाल यह था कि कोई पेशेवर अपराधी लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल क्यों करे। पुलिस की नजरें अब उस पिस्तौल की खोज पर थीं, जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। पूछताछ में पता चला कि संजीव के पास भी एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। जब पुलिस ने उसे जांचा, तो वे हैरान रह गए। रिवॉल्वर से पाउडर की गंध आ रही थी, लेकिन उसमें सभी 6 गोलियां मौजूद थीं। इसका मतलब हत्यारों ने हत्या के बाद रिवॉल्वर को फिर से भर दिया था।
और ऐसा किसी घर के अंदर के व्यक्ति की मदद के बिना संभव नहीं था। इस बीच पुलिस के पास एक गुप्त सूचना थी, किसी को पता नहीं चला, लेकिन घटना की खबर मिलने के लगभग 2 घंटे बाद ही पुलिस ने एक 17 साल के किशोर को हिरासत में लिया था, जिससे शायद केस का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। इस लड़के का नाम विक्रांत था। विक्रांत मैनपुरी की आवाज विकास कॉलोनी में रहता था। पुलिस ने उसे उसके आवाज से अपनी हिरासत में लिया था। पुलिस कप्तान ने विक्रांत का मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया था। उसी दौरान विक्रांत के फोन पर एक कॉल आई। कॉल में एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, विक्रांत तुम भाग जाओ, पुलिस का शक तुम पर है। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वे चौंक गए। वह नंबर सुरभि का था। इसका मतलब था कि सुरभि इस पूरे मामले में शामिल थी। अब पुलिस के लिए सारे सवालों के जवाब मिलने लगे थे। सुरभि और विक्रांत को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई और आखिरकार उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उसने ये भी बताया कि उसके साथ इस हत्याकांड में आशीष यादव भी था। पुलिस अब आशीष के पीछे लग गई, लेकिन आशीष के घर पहुंचने पर पता चला कि वह सैफई गया हुआ है, जहां उसकी दादी अस्पताल में भर्ती थी। सैफई पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि आशीष घर लौट चुका है। पुलिस ने उसके घर जाकर आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया। विक्रांत और आशीष दोनों SBRL एजुकेशनल एकेडमी में 10वीं कक्षा के छात्र थे और सुरभि के क्लासमेट भी थे। दोनों ने पुलिस के डंडे के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब पुलिस ने 16 वर्षीय सुरभि को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 16 साल की मासूम सी सुरभि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हो सकती है, इसका विश्वास किसी को भी नहीं हो रहा था। भला एक बेटी अपनी माँ और भाई की हत्या करवा सकती है, इस पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। मगर ये सच है कि रीमा और विनय की मौत इन्हीं के हाथों हुई। विक्रांत मैनपुरी में पढ़ता था। कॉलेज में विक्रांत का एक सहपाठी था आशीष, जो नशा भी करता था। विक्रांत की आशीष के साथ गहरी दोस्ती थी। उसे अपनी एक क्लासमेट सुरभि भाग गई। सुरभि एक खूबसूरत सी लड़की थी। विक्रांत को उसकी हर अदा दिलकश लगती थी। विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी कोशिशों से सुरभि के दिल में अपनी जगह बना ली। एक दिन वह सुरभि के घर गया। सुरभि ने रीमा से विक्रांत का परिचय कराया। रीमा ने इस मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं निकाला, क्योंकि दोनों ही कम उम्र बच्चे थे, इसलिए उसे इस दोस्ती में कोई खास बात नहीं लगी। रीमा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि विक्रांत उसकी बेटी का प्रेमी हो सकता है, लेकिन एक माँ की नज़रें बहुत कुछ भांप लेती हैं। जब विक्रांत ने बार बार उनके घर आना शुरू किया तो रीमा को इस रिश्ते में कुछ खटकने लगा। रीमा को सुरभि और विक्रांत की यह बढ़ती नज़दीकी पसंद नहीं आई। एक दिन उसने विक्रांत से साफ साफ कह दिया कि वह अब उनके घर ना आया करे, पर माँ की ये पाबंदियाँ दोनों बच्चों को और ज़्यादा बागी बना गईं। यही हाल सुरभि और विक्रांत का था। अब दोनों छिपकर मिलने लगे और उनकी नादान मोहब्बत दीवानी होने लगी। अपनी भावनाओं को न कह पाने के कारण वे परेशान हो गए। इस समस्या का हल निकालने के लिए विक्रांत ने सुरभि के लिए एक नया मोबाइल खरीदा और उसे भेंट कर दिया। अब विक्रांत और सुरभि फ़ोन पर बातें करने लगे थे, लेकिन कई दिनों से सुरभि की विक्रांत से मुलाकात नहीं हुई थी। वह उससे मिलने को बेताब थी। कॉलेज में दोस्तों का डर था और घर पर मम्मी का। अचानक सुरभि को विक्रांत का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। सुरभि ने बताया, मम्मी 6 बजे कुत्तों को घुमाने ले जाती है, बाहरी गेट खुला होगा, तुम आ सकते हो। विक्रांत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने दोस्त आशीष से कहा कि सुरभि ने बुलाया है, लेकिन अकेले जाने में डर लग रहा है। आशीष ने उसे साथ चलने का वादा किया। ठीक 6 बजे जब रीमा कुत्तों को लेकर बाहर निकली, सुरभि ने विक्रांत को कॉल करके बताया कि सब ठीक है। दोनों लड़के मेन गेट से अंदर आए और सुरभि के कमरे में पहुंच गए। विक्रांत सुरभि के साथ कमरे में था। उसका दोस्त आशीष भी उसके साथ भी वहां मौजूद था। आशीष उस समय कुछ नशे में था। विक्रांत ने सुरभि को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार करने लगा। इस दौरान रीमा बाहर कुत्तों को टहला रही थी और विनय अपने कमरे में टीवी देख रहा था। फिर विनय को ऐसा लगा जैसे घर में कोई और है। वह उठकर उस ओर आया जहां सुरभि अपने दोस्त के साथ व्यस्त थी। 2 लड़कों को अपने घर में देखकर वह गुस्से में आ गया। उसे सुरभि को विक्रांत की बाहों में देखकर गहरी नफरत हुई। उसे याद था कि मम्मी ने सुरभि को विक्रांत से मिलने से मना किया था। फिर भी विक्रांत चुपके से घर में कैसे आया? यह बात विनय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सुरभि को धमकाया कि वो पापा से शिकायत कर देगा। विनय की बात सुनकर सुरभि डर गई। उसने विक्रांत से कहा,
मेरे पापा तो मुझे मार डालेंगे। विक्रांत और सुरभि दोनों के भी हाथ पैर फूल रहे थे, मगर आशीष ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही उसने विनय की गर्दन पकड़कर उसने झटके से दबा ली। विनय बेहोश हो गया। सुरभि की विनय की हालत देख और डर गई। वो माँ को क्या बताएंगी? अब हाल ऐसा हुआ, आशीष भी डर गया। तुम्हारे पापा हमें जेल पहुंचा देंगे। ये तुम्हारे पापा को सब कुछ बता देगा। सुरभि ने तुरंत कहा, तो फिर इसे मार डालो। कहते हुए सुरभि अलमारी से रिवॉल्वर निकाल लाई। विक्रांत ने बेहोश विनय को गोली मारकर हमेशा के लिए सुला दिया। इसी बीच रीमा ऊपर आ गई। उसने कुछ आहट सुनी। वह भी उस ओर आ गई जहां से आवाज आई थी। बेटी के साथ दो लड़कों को देखकर वह हैरान रह गई। तभी उसकी निगाह फर्श पर खून से लथपथ बेटे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। सुरभि की मां को देखते ही तीनों के पसीने छूट गए, लेकिन विक्रांत ने खुद को संभाला। आशीष ने धक्का मारकर रीमा को गिरा दिया और विक्रांत ने 4 गोलियां सीमा को मार दी, जिनमें से 2 सिर पर लगी और 2 सीने में। अब 2-2 लाशें उनके सामने थीं, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया। विनय की लाश उठाकर वे करीब 80-90 फुट की दूरी पर स्थित ग्राउंड फ्लोर पर आए और लाश को बाथरूम में डाल दिया। सुरभि ने दोस्तों से कहा, जल्दी से मम्मी की लाश को भी नीचे ले जाकर छिपा दो। पापा के आने का समय हो गया है। इसके बाद रीमा की लाश को वे लोग घसीटते हुए नीचे लाए। पूरी सीढ़ियां खून से लथपथ हो गईं। लाश नीचे लाने के बाद उन्हें शायद लाश छिपाने की कोई जगह नहीं मिली, इसलिए उसे बरामदे में ही डाल दिया गया। इसके बाद ऊपर से डबल बेड की बेडशीट को उतारा गया और खून पोंछने की नाकाम कोशिश की गई। इसके बाद विक्रांत को पकड़े जाने का डर सताने लगा। रिवॉल्वर की 6 में से 5 गोलियां कत्ल को अंजाम देने के लिए प्रयोग हो गई थी। आपस में मशवरा करने के बाद फिर रिवॉल्वर को फिर भर दिया गया। खोखे वे अपने साथ ले गए। संजीव हैरान थे कि उसकी अपनी बेटी किस राह पर चल पड़ी थी। संजीव की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा कि घर को तमाशा बनाने वाली नादान बेटी से वह नफरत करे या फिर उसे बचाने की कोशिश करे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को आगरा स्थित किशोर न्यायालय के मुख्य मजिस्ट्रेट पारुल वर्मा की अदालत में पेश किया। अदालत ने विक्रांत और आशीष को आगरा संप्रेक्षण